गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, तो इसके बारे में चलिए हम लोग कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनाने के लिए हम लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जरूरत था। तो जो माउंटबैटन प्लान था 1946 में आया था, वहीं पे डिसाइड हुआ था एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगा, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंस होने वाला था। ये पहले डिक्लेयर हो गया था, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाला था। तो अगर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा तो इंडिया को गवर्न करने के लिए, इंडिया को रन करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहिए। और अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को मेकिंग करने के लिए। कोई घर पे तो कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सकता, कोई एक ऑफिस में बैठ के तो कोई बना नहीं सकता, क्योंकि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के लिए बनाना है, तो सबका राय लेना भी तो जरूरी है। इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जरूरत था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्म किया गया नवंबर 1946 में। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना, इनका कंपोजिशन क्या था, इनमें कितना सीट्स थे, ये भी एलोकेटेड किया गया था। इसमें इंडिया के लिए, इंडिया मतलब तब इंडिया पाकिस्तान एंड जो प्रिंसली स्टेट थी पूरा मिला के यहाँ पे इंडिया कहा गया है। इंडिया के लिए कितना सीट एलोकेटेड किया गया था, 389 सीट एलोकेटेड किए गए थे। उनमें से जो ब्रिटिश इंडिया थे, मतलब ब्रिटिश जो डायरेक्टली यहाँ पे रूल कर रहे थे, उनके लिए सीट एलोकेटेड किया गया 296 एंड जो प्रिंसली स्टेट थे उनके लिए सीट एलोकेटेड किया गया 93। मतलब जितना जहां पे ब्रिटिश डायरेक्टली रूल कर रहे थे, ब्रिटिश इंडिया जो थे उनके लिए सीट एलोकेटेड किया गया 296 और प्रिंसली स्टेट के लिए 93, और टोटल सीट मिला के कितना होता है 389। लेकिन हम लोग बाद में देखेंगे कि सीट घट के कम हो जाता है, क्योंकि बाद में पाकिस्तान भी यहाँ पे ज्वाइन नहीं होता है और प्रिंसली स्टेट वो भी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाद में उसे मना के ज्वाइन इंडिया में कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो सीट जो है वो यहाँ पे डिसाइड हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो सीट था वो ऑलमोस्ट रफली 1 मिलियन पॉपुलेशन पे एक सीट रखा गया था। रफली आप लोग कह सकते हैं 1 मिलियन मतलब 10 लाख पॉपुलेशन थे, उनके हिसाब से एक सीट रखा गया था। सीट को डिवाइडेड करने के लिए और भी बहुत सारे क्राइटेरिया थे, जैसे कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी एंड जो जनरल। इसके लिए जनरल मतलब मुस्लिम एंड सिख को छोड़ के जितने सारे पॉपुलेशन से वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, मुस्लिम एंड सिख। ये 3 कम्युनिटी को डिवाइडेड करके हम लोगों को अलग अलग से सीट जो एलोकेटेड किया गया था। ये सीट जो एलोकेटेड किया गया था ये प्रिंसली स्टेट को भी किया गया था, और जो इंडियन प्रोविंस थे, ब्रिटिश इंडिया थे, इसके लिए भी किया गया था। तो ये तो सीट तो एलोकेटेड हो गया, लेकिन यहाँ का मेंबर कौन बनेगा, कौन पर्सन होगा, कौन वो होगा जो यहाँ का मेंबर बन सकता है। इसके लिए क्राइटेरिया था क्या, जो प्रिंसली स्टेट था वहां से कौन डिसाइड करेगा, वहां का जो किंग है, जो प्रिंस है, जो राजा है, वही डिसाइड करेगा, वही इलेक्ट करेगा, वही नॉमिनेटेड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है वहां पे कौन जाएगा, वही नॉमिनेटेड करेगा। और जो ब्रिटिश इंडिया था यहाँ पे कुछ पार्टली इलेक्टेड किए गए थे, जैसे पीआरएसटीपी के जरिए से कुछ पार्टली इलेक्टेड मेंबर किए गए थे। पीआरएसटीपी मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये पीआरएसटीपी एक बड़ा टॉपिक है, इस जो वोटिंग का सिस्टम है एक, ठीक है, अभी भी पीआरएसटीपी का यूज किया जाता है इंडिया में। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए भी पीआरएसटीपी का यूज किया जाता है, और जो राज्यसभा के इलेक्शंस है उसके लिए भी यूज किया जाता है। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको मैं और किसी लेसन में समझाऊंगा आपको। आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बारे में जान रहे, तो इसी टॉपिक पर हम लोग फोकस करते हैं। तो जो प्रिंसली स्टेट थे वहां से कौन नॉमिनेट करते थे, जो राजा थे, प्रिंस थे, और जो ब्रिटिश इंडिया थे वहां से पार्टली हम लोग इलेक्टेड करने लगे पीआरएसटीपी के जरिए से। कुछ लोग नॉमिनेटेड भी किया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना वो 2 तरीके के लोगों से बना। 2 तरीके मतलब एक पार्टली इलेक्टेड मेंबर भी थे और कुछ पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर भी थे। तो जो प्रिंसली स्टेट थे वो तो यहाँ पे ज्वाइन होना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो क्या चाहते थे,
वो चाहते थे अलग सा स्टेट बनाना, क्योंकि माउंटबेटन प्लान में कहा गया था जो प्रिंसली स्टेट थे वो पाकिस्तान के साथ भी ज्वाइन करते थे। हालांकि पाकिस्तान अभी बना नहीं है, बाद में वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो ज्वाइन नहीं करेगा, वो अटेंड नहीं करेगा मीटिंग, बाद में वो पाकिस्तान बन गया। क्योंकि अली जिन्ना पहले से चाहते थे, वो पाकिस्तान का डिमांड कर रहे थे, वो चाहते थे कि पाकिस्तान अलग बने, इंडिया के साथ नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि उसे डर था क्या जो माइनॉरिटीज थे उनके यहाँ पे सही से ट्रीट नहीं होगा, उनका सही से सेफ गार्ड नहीं होगा, उनका ये डर था, इसीलिए उनको अलग सा पाकिस्तान चाहिए था, पाकिस्तान को वो डिमांड कर रहा था। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो सीट एलोकेटेड किया गया था, ये दोनों के लिए किया गया था, पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी और प्रिंसली स्टेट के भी लिए किया गया था। तो प्रिंसली स्टेट भी यहाँ पे ज्वाइन करना नहीं चाहते थे, और पाकिस्तान जो है वो भी तो नहीं ज्वाइन करना चाहते थे, जो मुस्लिम लीग थे। एक्चुअली जो पाकिस्तान तब तो बना नहीं था, तब वहाँ पे जो मेजोरिटी जो सबसे बड़ा पार्टी था वो है मुस्लिम लीग, तो वो यहाँ पे ज्वाइन करना नहीं चाहते थे। जो प्रिंसली स्टेट थे वो इंडिया में ज्वाइन करना नहीं चाहते थे, क्योंकि माउंटबेटन प्लान में कहा गया था जो प्रिंसली स्टेट थे वो इंडिया में भी ज्वाइन कर सकते थे और पाकिस्तान में भी ज्वाइन कर सकते थे, और वो अपना खुद का देश भी बना सकते थे। इसीलिए बहुत सारे प्रिंसली स्टेट क्या कहते थे, वो इंडिया में ज्वाइन नहीं करेगा, पाकिस्तान में भी ज्वाइन नहीं करेगा, वो अपना खुद का स्टेट बनाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि एक इंडिया है और इंडिया के अंदर एक अलग सा स्टेट, तो एक ये पॉसिबल नहीं था, मतलब एक कुछ अलग हो रहा था। तो वो चाहते थे अलग स्टेट बनाना, लेकिन जितने सारे बड़े लीडर थे जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल से, महात्मा गांधी थे, ठीक है, ये सब क्या चाहते थे, ये सब नहीं चाहते थे कि अलग वो स्टेट बनाए, उनको मनाना था, उनको इंडिया में ज्वाइन करवाना था। और एक तरफ तो पाकिस्तान थे ही, वो तो अपना पाकिस्तान डिमांड कर रहे थे, उनको भी मनाने की कोशिश किया जा रहा था ताकि वो एक साथ इंडिया बने। बाद में प्रिंसली स्टेट को तो मना लिया गया, ठीक है, जो इंडिया में ज्वाइन होने के लिए वो बहुत सारे प्रोसेस थे, कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिंसली स्टेट को मनाया था, ठीक है, वो एक बड़ा टॉपिक है, और किसी वीडियोस में उसको मैं डिस्कशन करूंगा, जो कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रिंसली स्टेट को मना के इंडिया के अंदर कर लिया गया था। लेकिन पाकिस्तान को तो मना नहीं पाए, क्योंकि उनको अलग पाकिस्तान चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फर्स्ट मीटिंग हुआ था दिसंबर 9, 1946 में। इस मीटिंग में सब लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट चाहते थे अलग स्टेट बनाना, और जो पाकिस्तान थे वो भी चाहते थे अलग स्टेट बनाना, इसलिए वो लोग यहाँ पे भाग लेने नहीं आए थे, यहाँ पे वो लोग प्रेजेंट नहीं थे। यहाँ पे ओनली प्रेजेंट थे 211 जो मेंबर थे वही प्रेजेंट थे, और कितना सीट था, 389 सीट था, और प्रेजेंट कितने थे, 211 ओनली, क्योंकि पाकिस्तान वो अलग होना चाहते थे, वो सेपरेटेड होना चाहते हैं इंडिया से, इसीलिए वो मीटिंग में अटेंड ही नहीं किए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेन काज क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उसके साथ साथ लॉ भी बनाना, एक लेजिस्लेटर की भी काम करते थे, क्योंकि इंडिया को लिए एक ऑर्डिनरी लॉ भी बनाना है कि इंडिया कैसे चलेगा, ठीक है, उसके लिए लॉ भी बना रहा था, साथ साथ क्या काम कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रहा था। ठीक, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता है तो उसके लिए एक रेजुलेशन चाहिए होता है। रेजुलेशन मतलब अगर एक आप बुक्स पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, तो बुक से पहले हम लोग क्या देखते हैं, इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स में क्या रहता है, बुक्स के बारे में दिया रहता है, फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सेकंड चैप्टर में क्या है और थर्ड चैप्टर में क्या है, ताकि हम लोगों को बुक्स के बारे में एक ओवरव्यू मिल सके। अगर एक हम लोगों को राइटर है, अगर कोई राइटर है तो बुक्स लिखने जा रहा है, तो पहले वो क्या डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा एक बुक्स हमको लिखना है, इनका इंडेक्स क्या होगा, कौन सा टॉपिक हो जो इस बुक्स में मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया रेजुलेशंस, मतलब एक रेजुलेशंस बनाना। अगर कॉन्स्टिट्यूशंस बनाना है, एक रेजुलेशंस भी तो लाना है, हम लोगों को क्या क्या कवर करना है, कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या क्या रखना है, कॉन्स्टिट्यूशंस का फिलोसॉफी क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या कंटेंट होगा, और कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या चीज होगा जो कवर किया जाएगा। तो एक ऑब्जेक्टिव रेजुलेशंस, एक कॉन्स्टिट्यूशंस का एक इंडेक्स भी आप बोल सकते हो, उनका फिलोसॉफी भी बोल सकते हो, जो किस बेसिस से कॉन्स्टिट्यूशंस को फ्रेम किया जाएगा, किस बेसिस से कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव रेजुलेशंस में बताया गया कि इंडिया सॉवरेन रिपब्लिक होगा, और इंडिया के जितने सारे प्रोविंस है, जितने सारे एरिया है, टेरिटरीज है, और बाद में जितने सारे टेरिटरी इंडिया में ऐड होगा, वो क्या होगा, एक यूनियन होगा, इंडिपेंडेंस इंडिया का। और जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, और जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है,
ये डिराइव होगा पीपल्स के तरफ से, ठीक है। पीपल के हिसाब से हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और जो गवर्नमेंट का जो ऑर्गन्स है वो भी बनाया जाएगा। और जितने सारे यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन या सिख पॉपुलेशन, मतलब जो माइनॉरिटीज थे, ठीक है, उनका सेफ गार्ड का भी ध्यान रखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशंस में। और ये भी ध्यान रखा जाएगा कि टेरिटरी का जो इंटीग्रिटी है एंड जो सॉवरेन राइट है, इसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। और इस रेजोल्यूशंस को एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बहुत सारे चेंज किए थे, क्योंकि चेंज भी करना जरूरी है, क्योंकि जो ब्रिटिश का जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, ठीक है, वो कहाँ पे बना था? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सारे चीज वहां पे चेंज किया गया था। क्या क्या चेंज किया गया था हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहले तो चेंज किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था वो सॉवरेन बॉडी नहीं था। पहले तो इसको सॉवरेन बॉडी बनाया गया, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उनको सॉवरेन बॉडी बनाया गया। और क्या किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था अभी तक वो क्या कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशंस को बना रहे थे, लेकिन इसको आप लेजिस्लेटिव बॉडी भी बनाया गया, क्योंकि इंडिया को फ्रीडम मिलने वाला है। तो इंडिया के लिए लॉ भी बनाना है, ऑर्डिनेंस भी बनाना है, इसके लिए एक लेजिस्लेटर बॉडी की भी जरूरत है। इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को दो काम हो गया, एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दूसरा काम हो गया जो लेजिस्लेटर का काम होता है, जो लॉ बनाएगा, ऑर्डिनरी को बनाएगा इंडिया पीपल्स के लिए, इंडिया की लोगों के लिए। पहले जो प्रिंसली स्टेट थे वो तो इंडिया में ज्वाइन करना नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में उसको कैसे भी मना लिया गया, ठीक है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने बहुत सारी कोशिश की उन्होंने बनाने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने मनाया, तो वो ज्वाइन हो गया इंडिया में। जो 6 प्रिंसली स्टेट थे मेनली, ठीक है, उन्होंने इंडिया के साथ ज्वाइन हो गया अप्रैल 28, 1947 में। लेकिन जो पाकिस्तान था वो तो ज्वाइन नहीं हुआ इंडिया में, उनको अलग पाकिस्तान बनाना पड़ा, ठीक है। तो उन्होंने मुस्लिम लीग जो थे उन्होंने अलग पाकिस्तान को बनाया। तो अगर अलग पाकिस्तान बनता है तो जो पूरा सीट था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो कितना था, 389, लेकिन वो तो पाकिस्तान के साथ को मिला के था। लेकिन जो पाकिस्तान था वो तो अभी अलग हो गया है, ठीक है, वो अलग पाकिस्तान बनेगा, उसके लिए सीट भी तो घट जाएगा ना। पहले ब्रिटिश इंडिया के लिए कितना सीट था, 296 सीट था, लेकिन अभी तो घट जाएगा क्योंकि जो पाकिस्तान है वो अलग हो गया है। तो कितना सीट हो गया, 299 सीट हो गया जो ब्रिटिश इंडिया के लिए, और प्रिंसली स्टेट के लिए 93 था, अभी हो गया 70, तो वो घट गया सीट। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था इनके बहुत सारे काम थे, जैसे मेन काम तो था ही कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाना, और साइड में लॉ भी बनाना है और ऑर्डिनेंस भी बनाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे लॉ इंपॉर्टेंस बनाए थे, ऑर्डिनेंस भी लाए गए थे, तो हम लोग 1 by 1 करके देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंस ऑर्डिनेंस एंड लॉ पास हुए थे। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था जुलाई 22, 1947 में, ठीक है, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। फिर नेशनल एंथम को भी अडॉप्ट किया गया था जनवरी 24, 1950 में। नेशनल सॉन्ग्स को भी अडॉप्ट किया गया जनवरी 24, 1950 में। और भी बहुत सारे ऑर्गन थे, बहुत सारे कमेटी थे जो अलग अलग पार्ट में काम कर रहे थे, जैसे यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी, ये दोनों कमेटी को हेड कर रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी को हेड कर रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, इनको हेड कर रहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट कमेटी था वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड कर रहा था BR अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशंस को ड्राफ्ट करना है। कॉन्स्टिट्यूशंस को अडॉप्ट किया गया नवंबर 26, 1949 में, और यहाँ पे एक प्रीएम्बल रखा गया और 395 आर्टिकल रखा गया और 8 शेड्यूल रखा गया। कॉन्स्टिट्यूशंस को तो अडॉप्ट कर लिया गया था नवंबर 26 में 1949 में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस को लागू करने के लिए एक स्पेसिफिक डेट को चूज किया गया, वो था जनवरी 26, क्योंकि जनवरी 26 जो था इसके एक इंपॉर्टेंट सा हिस्टोरिकल, क्योंकि इसी दिन जनवरी 26 के दिन ही पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेटेड किया गया था 1930 में। दिसंबर 1929 में लाहौर सेशंस में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि हम लोग 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज यानी इंडिपेंडेंस डे एज हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस को लागू करने के लिए एक स्पेसिफिक डेट को हम लोग चूज किए 26 जनवरी
और 26 जनवरी 1950 से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिए इंडिया की पीपल्स के लिए और इंडिया की लोगों के लिए। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, इनको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते कि ये सही नहीं था। तो कौन से मुद्दे पे वो लोग क्रिटिसाइज करते, चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसका जो मेंबर था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो मेंबर था, वो तो मेनली डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं था, एडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा। एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब जो 18 साल के ऊपर है, 18 ईयर से ऊपर है, वो वोट दे सकते हैं। वोट देकर तो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे इसके मेंबर। इसके मेंबर कैसे इलेक्टेड थे? नॉमिनेटेड थे या पार्टली इलेक्टेड थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, ये फुल्ली सॉवरेन बॉडी नहीं था। इसके लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसका परमिशन लेना पड़ता था। और लोग कहते हैं, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो लोग बताते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो मेंबर था, वो मेनली कांग्रेस डोमिनेट था और लॉयर एंड पॉलिटिशियंस डोमिनेट था मेंबर। तो जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, वो आम आदमी यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे जो मेंबर था वो आम आदमी नहीं था, वो था कांग्रेस डोमिनेटेड मेंबर या लॉयर या पॉलिटिशियंस था ये लोग। तो जो हम लोगों को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है पूरे भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, तो यहाँ पे आम आदमी भी तो होना चाहिए क्या? आम आदमी को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब जो जनरल लोग हैं, ठीक है, साधारण लोग हैं, उनको भी तो यहाँ पे रिप्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे वो लोग नहीं थे। मेनली यहाँ पे पॉलिटिशियंस थे और जो लॉयर थे या कांग्रेस डोमिनेट लोग थे। इस बारे में वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि ये सब जो क्रिटिसिज्म है वो सही नहीं है, क्योंकि आप एक बात सोच के देखिए कि इंडिया इंडिपेंडेंस हो रहा है, 1947 में इंडिपेंडेंस मिला और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो फॉर्म हुआ वो 1946 में फॉर्म हुआ। तो 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो फॉर्म हुआ, इनका जो मेंबर के लिए अगर हम लोग वोट करने की सोचे तो कितना एक प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होता, ठीक है। हालांकि जितने सारे यहाँ पे क्रिटिसिज्म है वो सब क्रिटिसिज्म सही नहीं है, क्योंकि अगर आप सोच के देखिए, इंडिपेंडेंस इंडिया को मिला 1947 में और कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उनका फॉर्म हुआ था 1946 में। तो उस टाइम में ऐसा हालात ही नहीं था कि एडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा मतलब यहाँ पे इलेक्टेड किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है इनको मेंबर को। तो वो सिचुएशंस नहीं था। अगर किया भी जाता तो बहुत लेट होता, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत लेट हो जाता, तो उतना मतलब एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। आज के लेसन्स में हम लोग देखें कॉन्स्टिट्यूशंस को कैसे हम लोग बनाए, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनाए, साथ साथ उसके लिए ऑर्डिनरी लॉ भी पास किए, ठीक है, नेशनल फ्लैग, एंथेम्स, ठीक है, जो नेशनल एंथेम्स थे, ये सब चीज को अडॉप्ट किया गया। तो आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे और भी नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो वीडियो है वो सब तक पहुंचे। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं और किसी टॉपिक में।